लाइट, कैमरा, एक्शन। यूं लगा जैसे किसी पूरे स्टार फिल्म का तारुफ शुरू हुआ हो। हॉल की सारी रोशनियां बुझ चुकी थीं। एक स्पॉटलाइट स्टेज के बैक पर मौजूद थी, जहां से फजर ने अंदर दाखिल होना था। इसे कब, कैसे, कितनी रोशनी में, किस म्यूजिक के साथ एंट्री करनी थी, ये सब सफ्तर ने के तय किया था। इसे कैसे चलना था, कहाँ आकर रुकना था, कहाँ सर से घूंघट उठाना था, गर्दन कितनी ऊंची रखनी थी, ये सब प्रैक्टिस सफ्तर ने करवाई थी। इस वक्त भी स्टेज के दोनों जानिब बने लंबे बाजुओं पर स्टूडेंट्स के ग्रुप खड़े थे। किसी ने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में नमूना पेश किया था, किसी ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में, तो किसी ने मेकअप आर्टिस्ट के जौहर दिखाए थे। सबका काम काबिले तारीफ था। स्टेज के पीछे दरवाजे से ज़रा ऊपर बड़ी स्क्रीन लगी थी, जिस पर आने वाले हर ग्रुप का तारुफ दिखाया जा रहा था। स्टूडेंट्स जब अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, तो इनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाए गए थे और इन्हीं क्लिप्स को स्क्रीन पर चलाया जा रहा था। तेज बजने वाला म्यूज़िक एकदम से खामोश हो गया और इसकी जगह लाना डेल रे का सेल्वेटर हल्की धुन पर शुरू हुआ। सफ्तर हॉल के आखिरी सिरे पर स्पॉट बॉय के पास खड़ा था। एक पुरस्कार सा म्यूजिक गूंज उठा और स्टेज पर स्पॉटलाइट की रोशनी में फजर महराज कदम धरती आगे बढ़ती दिखाई दी। इसका गाउन कैसा था? सफ़ेद रंग का सर से पांव तक साड़ी नुमा गाउन, जिस पर सुर्ख कपड़े से यूं डिज़ाइनिंग की गई थी कि देखने वाले को वो खून के धब्बे लगते। ऑफ शोल्डर और फिर कंधों से लेकर हाथों तक जालीदार सुर्ख दस्ताने, जिनसे खून रिश्ता दिखाई देता था, और एक सुर्ख बिल्कुल ब्लड रेड रंग की लंबी टेल जो इसकी कमर के मकाम पर जड़ी थी, आगे से ओपन और पीछे की जानिब जाने कितनी ही फुट लंबी थी, जो इसके पीछे पीछे चली आ रही थी। चेहरे पर पड़ा वो सुर्ख घूंघट, जिसके बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैडम रुशना के पास बैठा रईस और मैडम रुशना के साथ बैठा रईस औरंगज़ेब पल भर को साकित हुआ। सबने अपने ख्वाबों को खूबसूरत तरीके से पेश किया था, पर ये कोई नाइट पेयर्स को इतनी दिलकशी से सामने ला सकता था, ये वाकई हैरानकुन था। मुराद आलम की आंखों में सताइश उभरी। रईस टेक्सटाइल के कपड़े को वो इतने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेगी, इसे उम्मीद नहीं थी। ठीक कहा था फजर ने कि नाइट बेयर्स बनने वाली वो वाहिद थी। स्क्रीन पर इसका नाम उभरा, फजर महराज, और नीचे सफ्तर हुसैन लिखा था, क्योंकि इस ग्रुप में वो दो ही थे। रईस की निगाहें उठीं और फिर इस नाम पर जम सी गईं। वो गर्दन अकड़ाए नीम आंखें लिए स्टेज के दूसरे सिरे तक आई। वो गर्दन अकड़ाए नम आंखें लिए स्टेज के दूसरे सिरे तक आई। आंखों के साथ साथ दिल भी जल रहा था। स्टेज के सामने ही एक जानिब रेस ग्रुप का मेज लगा था और साथ लक्स ग्रुप का। दूसरी जानिब स्टाइल कंपनी के साथ साथ दो तीन और निजी कंपनियां थीं। चीफ गेस्ट्स के पीछे मैनेजमेंट की लंबी लाइन थी और इनके पीछे स्टूडेंट्स भरे पड़े थे। जैसे ही फजर आखिरी सिरे पर पहुंची, इसने सुर्ख घूंघट उठा दिया और इसका चेहरा देखते ही पूरा हॉल हूटिंग से गूंज उठा था। यूं लग रहा है जैसे कोई नाइटमेयर किसी ताबूत से फरार होकर आ गया हो। मुराद आलम ने रईस की जानिब झुकते खामोशी की। सरगोशी नहीं होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से। ग्रे पेंट पर आसमानी ड्रेस शर्ट पहने रईस औरंगज़ेब अपनी कुर्सी पर जम सा गया था। नहीं, फजर महराज का चेहरा वाज़ेह नहीं था। इस नाम की न जाने कितनी लड़कियां होंगी, पर स्क्रीन पर चलती वीडियो क्लिप जिसमें फजर प्रोजेक्ट रूम में सफदर के साथ काम कर रही थी, इस क्लिप ने रईस औरंगज़ेब को साकित कर दिया था। मनार, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। वो इसे पहचान गया था। वो इसे कैसे न पहचान था? वो मुनार की फ़ोटोकॉपी थी। दिल सीने में डूब कर उभरा। तुम्हारी बहन कैसी दिखती है? वो हर रोज़ इससे पूछता था। बिल्किस बेगम से किए वादे के मुताबिक इसने कभी फजर को जानने की कोशिश नहीं की। करता भी क्यों, इसे दिलचस्पी नहीं थी। पर 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 ये क्या हुआ था? स्क्रीन से हटाकर नज़रें इसने स्टेज के बीच खड़ी फजर पर जमा दी। चेहरे और गर्दन पर बना मकड़ी और इसका जाल और इसमें फंसी तितली वाज़ेह देखी जा सकती थी।
تمہیں کیا لگتا ہے رئیس؟ مجھے تو یہ لڑکی ملکہ ملون کی وائبس دیتی ہے۔ مراد اس کی جانب جھکا سرگوشیاں کر رہا تھا۔ میڈم روشنا کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ وہ کندھے چوڑے کیے بیٹھی تھیں کیونکہ فجر معراج نے واقعی کر دکھایا تھا۔ اس کا ڈریس، اس کا میک اپ، اس کی انٹری، لائٹ، میوزک، سب بہترین تھا، سب پرفیکٹ تھا۔ پر وہ کیا تھا جو دیکھنے والوں کو بے چین کر رہا تھا، جو ہال میں بیٹھے آرٹسٹس کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا؟ وہ کیا تھا جو اس سے نظریں نہیں ہٹانے دے رہا تھا؟ وہ اس کی زخمی آنکھیں تھیں، وہ اس کی زخمی روح تھی، وہ اس کی تکلیف تھی جو اس نے اوڑھ رکھی تھی۔ پرفارمنس ختم ہو گئی۔ وہ اب اسٹیج کے آخر میں اسٹوڈنٹس کی قطار میں کھڑی تھی، سب کے درمیان میں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا، بتیاں جلا دی گئیں، پر جو وجود بے حرکت تھا وہ رئیس اورنگزیب تھا۔ آنکھوں اور چہرے کی بے یقینی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا زندگی میں واقعی تھرل آنے والا تھا؟ معراج الدین کی بیٹی مجھ سے انکاری ہے نا؟ اسے اپنی آواز سنائی دی۔ وہ ہمیشہ بلقیس بیگم سے ہی سوال کرتا تھا۔ منار کی بہن کو آزاد کر دو، فجر کو آزاد کر دو۔ زرتاش نے اس سے حالیہ درخواست کی تھی۔ وہ لڑکی تمہاری نئی شروعات ہے رئیس۔ بلقیس بیگم کی آواز ابھری اور رئیس کو اپنے سینے کے مقام پر جلن کا احساس ہوا۔ آخر کیوں نہیں بتایا تھا اس کی ماں نے کہ فجر منار جیسی دکھتی تھی؟ اسٹیج پر کھڑے سبھی اسٹوڈنٹس مسکرا رہے تھے۔ اگر کوئی چہرہ اسپاٹ تھا تو وہ فجر کا تھا۔ رئیس نے اس پل شدت سے خواہش کی کہ کاش اس وقت اس کے چہرے پر وہ میک اپ نہ ہوتا تو وہ اس چہرے کو آسانی سے دیکھ پاتا۔ کیا وہ واقعی ویسی ہی دکھتی تھی جیسی ویڈیو کلپ میں تھی، یا پھر یہ اس کی نظر کا دھوکہ تھا؟ صفدر اچھلتا ہوا اسٹیج تک پہنچا اور پھر گھس کر فجر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ فائنلی ہم نے کر دکھایا! فجر کی جانب جھکتے اس نے سرگوشی کی، پر فجر سن کہاں رہی تھی؟ وہ تو جیسے سنگ مرمر کا مجسمہ بن گئی تھی، جسے نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا نہ ہی کچھ سنائی دے رہا تھا۔ آج سے پہلے ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی بیچ اس لیول تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اسٹوڈنٹس نے خود کو بڑی بڑی فیشن کمپنیوں کے سامنے ثابت کر کے دکھایا تھا۔ سبھی اسٹوڈنٹس اپنے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ ان کے لیے بڑی جیت تھی۔ فجر معراج! میڈم روشنا نے رئیس کی نظروں کے تعاقب میں فجر کو دیکھا اور پھر تھوڑا سا اس کی جانب جھکتے سرگوشی کی۔ وہ بلندیوں پر راج کرنا چاہتی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ وہ مسکرائیں۔ ایک ٹیچر سے زیادہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے جاتے دیکھ کر شاید ہی کوئی خوش ہوتا ہو، اور میڈم روشنا اس وقت خوش تھیں کیونکہ یہ ان کی کامیابی تھی۔ رئیس نے سنا، پروسیس کرنے کی کوشش کی، پر نہیں کر پایا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے ٹائی نہیں لگا رکھی تھی، پھر بھی سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھول رہا تھا۔ رئیس، تم ٹھیک ہو؟ میڈم روشنا نے اس کے چہرے پر ابھرتے پسینے کے قطروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تازی ہوا چاہیے۔ اس نے منہ کھول کر سانس لینا چاہا۔ مضبوط جسامت کا مرد اس وقت شدید گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ وہ عروضہ اور مراد کو وہیں چھوڑتا میڈم روشنا کے ساتھ ہال سے باہر نکل آیا۔ مراد عالم جانتا تھا کہ اسے کس کس اسٹوڈنٹس کو اٹھانا تھا۔ رئیس نے باہر نکلتے ہی گہرا سانس لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی برے خواب نے اسے جکڑ لیا ہو۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں اتنے بڑے صدمے سے گزرنے کے بعد یہاں آنا پڑا۔ وہ واقعی پریشان لگ رہی تھی۔ شام کے اس پہر سورج کی نارنجی کرنیں ڈوبتی جا رہی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ ڈپارٹمنٹ باہر سے خالی تھا کیونکہ ساری رونقیں ہال کے اندر تھیں۔ اٹس اوکے، وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ میڈم روشنا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور جانچنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ آخر اسے ہوا کیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، وہ رئیس کو اپنے ساتھ آنے کا کہتی اپنے آفس کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں میڈم روشنا کے آفس میں بیٹھے تھے، جہاں فجر اور صفدر کا کافی سامان پڑا تھا، یہاں تک کہ فجر کا فون بھی وہیں پڑا تھا۔ میڈم روشنا نے رئیس کے لیے جوس منگوایا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی جو صوفے پر ٹانگ چڑھائے، صوفے سے ٹیک لگائے، ایک بازو صوفے کے پشت پر جمائے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھا، گلاس ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا۔
दूसरा हाथ इसने घुटने पर रखा था। इसकी पेशानी की लकीरें गहरी थीं और आंखों की बेयकीनी अभी तक कायम थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम किस बात को लेकर परेशान हो? ग्लास विंडो से बाहर आती नारंगी रोशनी में इस रईस का सरापा वाज़ेह था। मैडम रोशनाई से देखे गई। वक्त के साथ साथ इसकी शख्सियत मज़ीद निखरती ही जा रही थी। नहीं नहीं, बस बस थोड़ी घबराहट हो गई थी। वैसे तुम बताओ, तुम्हारे ज़ेरे निगरानी कितने ग्रुप्स थे? वो बात बदलना चाहता था, बल्कि बात का रुख अपने मतलब की बात की जानिब मोड़ना चाह रहा था। बस एक ही, सफदर और फजर दोनों काफ़ी मेहनती हैं। वो पुरजोश सी बताने लगी। काम तो तुमने देख ही लिया है। फजर में बहुत पोटेंशियल है। मैं चाहूँगी कि वो रईस के टैलेंटेड लोगों के साथ काम करे। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। रईस अभी तक खिड़की से बाहर देख रहा था, जहाँ कुछ फासले से सफदर और फजर आते दिखाई दे रहे थे। बैकग्राउंड क्या है इस लड़की का? नाम लेने से गुरेज किया। जाने क्यों वो बेसाख्ता इसका नाम नहीं ले पाया। मिडिल क्लास है, बाप कोई 6-7 महीने पहले चल बसा है। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। रईस ने बेसाख्ता सांस लिया। यानी वो वाकई में राजुद्दीन की बेटी थी। वो सुन मैडम रोशना को रहा था, पर नज़रें खिड़की से बाहर ही जमी हुई थीं। तुम रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। इस गाउन में काफ़ी गर्मी लग रही है। फजर ने हाथ में पकड़ा फूलों का गुलदस्ता सफ्तर को पकड़ाया। ये इसे अभी भी फरवा ने दिया था। वजह तो सबको मालूम ही है। वो फजर से अपने ताल्लुकात अच्छे रखना चाहती थी और फजर के कामयाबी पर इतना तो बनता था। स्टूडेंट्स अब आहिस्ता आहिस्ता हॉल से बाहर निकल रहे थे। इनकी आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। फजर इसी जानिब आ रही थी जब उकब से उभरने वाली आवाज़ पर चौंक कर रुकी। सफदर भी रुक गया। इनके पीछे स्टूडेंट्स के ग्रोह के दरमियान से एक लड़का खड़ा था। ये कोई और नहीं, फजर और सफदर का क्लास फेलो ही था। क्लास का सीआर शहराम, जिसकी सफदर से अच्छी बनती थी। इसके हाथ में एक सुर्ख गुलाब था। इसके हाथ में एक सुर्ख गुलाब था। सफदर ठिठक गया। वो जानता था कि शहराम फजर को पसंद करता था। इसने सफदर से ये बात शेयर की थी और सफदर ने मजाक मजाक में कह दिया था कि हिम्मत है तो फजर से कहो, वरना इसका ख्याल छोड़ दो। इसके हाथ में पकड़ा फूल गड़बड़ी का एहसास दिला रहा था। शायद वो अपनी किस्मत आजमाने आया था। यूँ तो शहराम शरीफ और शर्मीला सा लड़का था, पर फजर से दिलो जान से इम्प्रेस था। सबके सामने एक प्रैंक के तौर पर आया था कि कोई कुछ भी कहे, और अगर फजर इनकार भी कर दे तो ज़्यादा महसूस ना हो। एक तीर से दो शिकार करने आया था। फजर ने भौहें सुकेड़ कर पहले इसे देखा और फिर इसके हाथ में पकड़े फूल को। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुस्कुराने की कोशिश करता वो फजर से मुखातिब हुआ। आसपास के सभी स्टूडेंट्स रुक से गए और जो इसके साथ थे वो पुरशौक निगाहों से तमाशा देखना चाहते थे। बोलो। फजर ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की, पर यह आज के लिए मुश्किल काम था। इसके अंदर जो तूफान चल रहे थे वो सिर्फ वही जानती थी। तुम मुझे अच्छी लगती हो फजर। वो 2 कदम बढ़ाकर आगे आया। फजर की तेवरी चढ़ी। आज हमारा क्लास का आखिरी दिन था। आज से हम सब अलग हो जाएंगे। इस डिपार्टमेंट में भी आज आखिरी दिन था। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अच्छी लड़की हो और मुझे अच्छी लगती हो। सुर्ख चेहरा रईस ने सुर्ख गुलाब आगे किया। खिड़की के पार बैठे रईस ने आंखें छोटी करके सारा मंजर देखा। पेशानी की सिलवटें जाने का नाम ही नहीं ले रही थीं। चेहरे के तासुरात स्पॉट थे। फिल वक्त मैडम रुशना कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा पाई, जबकि रईस के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। सिर्फ इसका ही नहीं, फजर का भी। मोहब्बत, माई फुट। वो दिल ही दिल में हंसती, जख्मी हंसी। इसने एक नज़र शहराम को देखा। दिलो दिमाग में जंग छिड़ गई। एक कह रहा था नज़रअंदाज कर दो, जबकि दूसरा कह रहा था कि चीर फाड़ कर रख दो, ऐसा कि दोबारा कोई फजर को सोचने की हिम्मत भी ना करे। जंग जोर पकड़ गई। फजर, खुद में लचक पैदा करो। मानूसी आवाज़ गूंजी। फाड़ में गई लचक। मैं मलका मलून हूँ। ये दुनिया इस काबिल नहीं कि इस पर रहम किया जाए। अपने जहन में चलने वाली जंग को रोकते हुए शहराम को देखकर हौले से मुस्कुराई। वो हंसी जिसे देखकर सफदर को गड़बड़ी का एहसास हुआ। एक कदम बढ़ाकर वो करीब आई।
खड़े खड़े सब कह दोगे, घुटनों पर नहीं आओगे? इससे मासूमियत से आंखें टपटपाईं। शहराम के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान रह गए। वो जो शख्स सुनने की उम्मीद कर रहे थे, वो सब एकदम संजीदा हो गए। अगर वो रेगुलर स्टूडेंट्स होते तो कोई भी ऐसी हरकत ना करता। डिपार्टमेंट में यूँ खुलेआम प्रपोज करना अलाउ नहीं था, पर चूंकि इनकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी तो क्यों ना रिस्क ले ही लिया जाता। शहराम हैरत से मुस्कुराया और फिर इसने इस बात में सर हिलाते, एक घुटना ज़मीन पर टिकाते फूल इसकी जानिब बढ़ाया। तुम मुझे अच्छी लगती हो फजर, ये फूल तुम्हारे लिए। इसने कोई बेहुदा बात नहीं की। ग्लास विंडो के पार बैठे रईस की आंखों में मिर्चें सी भरने लगी। वो सांस रोके सामने का मंजर देख रहा था। दिल की धड़कन कानों तक सुनी जा सकती थी। फजर एक कदम बढ़ाकर आगे हुई और फिर इसने शहराम की जानिब झुकते हुए जहरखंद लहजे में कहा, औकात से ऊंचे ख्वाब नहीं देखते, ये बिनाई छीन लेते हैं। शहराम का फूल वाला हाथ हवा में ही रह गया। इसका चेहरा सुर्ख पड़ा। औकात में रहना सीख लें शहराम साहब, ये आदत हमें बहुत सारी तकलीफ़ों से बचा लेती है। इसने सीधे होते कहा और फिर एक नफ़रत भरी निगाह तमाशाइयों पर डाली। फिर दोनों हाथों से अपना गाउन उठाती गर्दन अकड़ा कर वहाँ से निकल गई। लड़की आपसे मोहब्बत पर नहीं रोएगी। रईस ने देखा, सुना और फिर आंखों की चमक में वाज़ेह होना ज़रूरी समझा। इसके लबों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट उभर गई। वो शिकारी था, खिलाड़ी था। यकीनन ये खेल मज़ेदार होने वाला था। अनकबूत को इस बार खूबसूरत तितली का शिकार करना था। शहराम घुटना उठा नहीं पाया। चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ गया। इसे स्टूडेंट्स ने घेर लिया। वाह शहराम, वाह, तुमने कर दिखाया। वो इसे तंग कर रहे थे। यूनिवर्सिटी में प्रैंक चलती रहती थी, इस बार थोड़ी अलग थी। इसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। एक नज़र सफदर को देखा जिसे अफसोस हुआ था। सफदर इसकी जानिब बढ़ा और इसके कंधे पर हाथ रखते तसल्ली दी। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, वो शादीशुदा है। इसने होले से सरगोशी की। शहराम ने बेयकीनी से सफदर को देखा। मुझे भी बाद में पता चला, पर कोई नहीं, छोटा सा प्रैंक ही तो था। सब जानते थे वो ऐसा ही जवाब देगी। सफदर कह रहा था, सफदर कह नहीं रहा था, सफदर कह रहा। यार ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ना, तोड़ तोड़ के अजीब सा। सफदर कहकर रुका नहीं, पर कोई शहराम से पूछता कि घुटनों पर लाकर घुटने तोड़ देने की तकलीफ़ कैसी होती है। इंसान उठने के काबिल नहीं रहता और मलका मलून ये तकलीफ़ देना सीख गई थी। बाब शशम, जोसेफ पैलेस का कैदी। किस नंबर 11। जोसेफ पैलेस की गहरी राहदारियों में गुम एक रूह जो अपने ही साए की कैद में है। खामोशी की दीवारें, राजों की गवाह, हर कदम पर उलझन, हर सांस पर आह। रोशनी है मध्यम, परछाइयाँ हैं गहरी। अपने ही महल में अजनबी सी ठहरी, वक्त की जंजीरें, यादों का तोख, अपनी ही माजी का बना बना खुद ही रोग। खिड़कियां हैं बंद, दरवाजे हैं मुक़फ़्फ़िल, अंदर ही अंदर एक तूफ़ान है मुस्तरिब। जोसेफ पैलेस के हर गोशे में छुपा एक ऐसा राज जो है सबसे जुदा। शायद शायद ये कैद किसी गुनाह की है सज़ा, या फिर कोई ऐसा सच जो सबसे है जुदा। जोसेफ पैलेस का साया एक मुअम्मा है गहरा, जिसे सुलझाने को हर दिल है ठहरा। जोसेफ पैलेस में रात की इस समय गहरी खामोशी छाई थी। पूरा पैलेस जैसे वीरान था, क्योंकि पैलेस के दो अफराद इस समय लाउंज में रखे विक्टोरियन सोफों पर विराजमान थे। नैनी और जॉर्ज के अतराफ में रखी मशलें अपनी कुव्वत जमा किए जलने में मशगूल थीं। जॉर्ज के चेहरे पर संजीदगी छाई थी, इतनी संजीदगी कि शायद ही किसी ने देखी हो। वो दोनों इस वक्त विलियम का इंतज़ार कर रहे थे, ख़ास तौर पर जॉर्ज, क्योंकि आज सुबह जो भी हुआ इसने जॉर्ज के अंदर से कुछ छीन लिया था। कोई बदसूरत हाथ डालकर इसके सीने से कुछ निकाल लिया गया था, पर क्या? इसके लिए वक्त को पर लगाकर दिन की जानिब उड़ने लगा। दिन इसके लिए वक्त को पर लगाकर दिन की जानिब उड़ना होगा।
दिन के वक्त जब जॉर्ज स्टूडियो में पूरी संजीदगी से अपने काम में मगन था, मिस्टर जोसेफ कुछ देर पहले ही स्टूडियो पहुंचे थे। इनका चेहरा स्पॉट और तासुरात से आरी था, क्योंकि अल्बर्ट नहीं फ़ोन करके काफ़ी सुना चुका क्योंकि अल्बर्ट उन्हें फ़ोन करके काफ़ी कुछ सुना चुके थे। अपने बेटे को लगाम डालो जोसेफ, ये ना हो कि तुम्हारी बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाए। अगली बार मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। दोस्त होने के बावजूद मिस्टर अल्बर्ट विलियम जोसेफ को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और जो दिन में हुआ इसकी वजह से जैकब अभी तक सदमे में था। जॉर्ज सेट पर था जब इसे मिस्टर जोसेफ का पैगाम मिला। वो माजरत करता ऊपर इनके ऑफिस तक आया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। यस डैड, इसने हाथ बांधे अदब से कहा। मिस्टर जोसेफ ग्लास विंडो के पास खड़े थे। उंगलियों में दबे सिगार से धुआं निकल रहा था। एक गहरा कश लेते उन्होंने धुएं के मरगोले हवा में उछाले और पलटकर जॉर्ज को देखा। सुरमई पैंट पर सफ़ेद शर्ट पहने जॉर्ज सादा से हुलिये में था, जबकि मिस्टर जोसेफ स्याह ड्रेस पैंट में अपनी असली सर्च स्पॉट शख्सियत के साथ खड़े थे। उन्होंने कुनखियों से जॉर्ज को देखा और फिर आगे बढ़कर सिगार मेज़ पर धरे एशट्रे में फेंक दिया। झूलती हुई बड़ी सी कुर्सी खींचकर इस पर बैठ गए। टांग पर टांग चढ़ा ली, पर जॉर्ज को बैठने को नहीं कहा। उलझे तासुरात लिए जॉर्ज यूं ही खड़ा रहा। तुम्हें पता है जेनी रॉबर्ट ने तुम्हारे बजाय विलियम का नाम क्यों लिया? लहजा अजीब था। जॉर्ज ने फौरन गर्दन उठाकर उन्हें देखा, आंखों में हैरानी के साथ साथ कुर्ब भी उभरा। ये कोई पूछने वाली बात थी? इसे लगता है कि तुम में वो पोटेंशियल नहीं है जो एक जोसेफ में होना चाहिए। कुर्सी पर झूलते उन्होंने अपने सामने खड़े अपने मेहनती बेटे के दिल को जख्मों से भर दिया। जॉर्ज जबड़े भींच कर रह गया, पर बोला कुछ नहीं। आंखों में कुर्ब नमी की सूरत भरने लगा था। तुम एक बेहतरीन बेटे हो जॉर्ज, तुम परफेक्ट हो। लेकिन वो आम से लहजे में कहते बात अधूरी छोड़ गए। जॉर्ज का दिल पर भर कर रुका। तुम एक अच्छे जोसेफ नहीं हो। जॉर्ज को लगा इसके बाप ने थप्पड़ खींच कर मारा हो। चेहरा खिब्बत से सुर्ख पड़ गया। बंधे हाथों में लरजिश पैदा होने लगी। जख्मी आंखों में नमी फैलने लगी। गर्दन की नसें फूल गईं। जानते हो क्यों? वो खुद सवाल जवाब कर रहे थे। जॉर्ज के तो अल्फाज जैसे दम ही तोड़ गए। क्योंकि तुम बड़े होने के बावजूद अपने छोटे भाई को हैंडल नहीं कर पाए। एक मेंटली डिस्टर्ब भाई की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी जॉर्ज, पर तुम इसे हैंडल नहीं कर पाए। मिस्टर जोसेफ के लहजे में तासुब था। जॉर्ज की गर्दन मजीद झुक गई। चेहरा सूख टमाटर जैसा हो गया। मुंह भींचकर इसने अपनी तकलीफ को जब्त करना चाहा। गलती तुम्हारी नहीं है, मैं जानता हूँ। विलियम जोसेफ को हैंडल करना इतना आसान काम नहीं है। फिर तुम्हें लगता है कि तुम इसे प्यार मोहब्बत से हैंडल कर पाओगे? ये तुम्हारी गलती है। इस बार जॉर्ज ने गर्दन उठाकर हैरानी से अपने बाप को देखा, जो बाप कम और बॉस ज़्यादा था। इनके स्पॉट चेहरे पर कोई भी तासुर ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। कुर्सी से पुष्टिका इनकी कुर्सी तेज़ी से झूल रही थी। डोंट लेट हिम गो, इसे छोड़ो मत। आगे होते हुए उन्होंने दोनों हाथ मेज़ पर दे मारे। इस बार चेहरे पर इश्तियाल उभरा। आंखों में वाज़ेह तंबीह थी कि इस बार अगर इसने कुछ गलत किया तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन डैड, जॉर्ज ने सारी गुफ्तगू में पहली बार कुछ कहना चाहा। हाथ तोड़ने पड़े तो तोड़ डालो, पैर काटने पड़े काट डालो, तुम्हें इजाज़त है। पर मुझे कोई शिकायत नहीं मिले। इनके लहजे से बदी की बू आती थी। जॉर्ज ने पल भर को हैरत से उन्हें देखा। झूलती कुर्सी अब साकित थी। मिस्टर जोसेफ की सी आंखें मौत की कहानी सुना रही थीं। वो एक बेटे को काबू करने के लिए दूसरे बेटे के अंदर के हैवान को जगा रहे थे। अगर तुम नहीं कर सकते तो बता दो, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। लापरवाही से कहते उन्होंने झटके से खुद को कुर्सी पर गिरा दिया। कुर्सी फिर से झूल उठी। मैं कर लूँगा डैड। जॉर्ज की लहू रंग आंखें बुराई को भांप गई थीं। जॉर्ज, नैनी की आवाज़ पर वो चौंक कर ख्यालों से बाहर आया। विलियम आता ही होगा, तुम सो जाओ, मैं इसे देख लूँगी। नैनी फिक्रमंदी से बोली। उनका दिल जाने क्यों घबरा रहा था। जॉर्ज के मिजाज उन्हें ठीक नहीं लग रहे थे। साई साई करता जोसेफ पहले खौफनाक कहानियाँ सुना रहा था।
نہیں نینی، آپ سو جائیں، آج ولیم کا استقبال میں ہی کروں گا۔ گردن جھکا کر اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں دکھائی دیتا تھا۔ نینی کے کچھ کہنے کو لب واہ کیے، پر وہ خاموش رہیں۔ دوسری طرف ولیم کی گاڑی جوزف پیلس کے احاطے میں داخل ہوئی تو ساتھ والی سیٹ پر رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ صبح سے اس کا نمبر بند تھا۔ آج کا دن لمبا اور تھکان زدہ تھا۔ یہ تھکان اس کی کتھئی آنکھوں میں واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ رفتار آہستہ کیے گاڑی اندر لایا، فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہاں، جو اس نے کیا تھا وہ غلط تھا، پر وہ اتنا بھی نہیں ڈرتا تھا کہ گھر ہی نہ آئے۔ ہیلو، شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ کدھر ہو؟ نیل کی بے تاب آواز سنائی دی۔ گھر ہوں۔ گاڑی کی رفتار بالکل آہستہ کیا۔ بالآخر اس نے پورچ میں کھڑی کی۔ بکواس بند کرو ولیم، جارج تمہیں ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی اس نے سیٹ سے سر ٹکا دیا۔ دماغ کی ساری نسیں دکھ رہی تھیں۔ ابھی آیا ہوں، گاڑی پارک کی ہے۔ کہاں تھے تم صبح سے؟ مجھے تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ وہ دوست تھا، فکر مند تھا۔ جب سے اس نے پاکستان جا کر شادی کی تھی، نیل اس سے اب کچھ بھی توقع کر سکتا تھا۔ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسٹرلنگ گیا تھا یار۔ تبلیغ کرنے گئے تھے یا باجماعت نماز پڑھانے؟ وہ جان بھول کر بولا تو ولیم پھیکا سا مسکرا دیا۔ بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ اس نے نیل کا جواب سنے بنا ہی فون بند کر دیا اور پھر گاڑی سے نکل کر پہرے داروں کو دیکھا جو احاطے کے گرد چکر لگاتے پہرا دے رہے تھے۔ وہ گہرا سانس لیتا اندر کی جانب بڑھا۔ ڈینم کی جیکٹ اب پہن رکھی تھی۔ قد آور دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہال سے گزرتا لاؤنج تک پہنچا۔ سامنے ہی جارج اور نینی کو بیٹھے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ آپ لوگ آج یہاں؟ خیریت ہے؟ اس نے ٹھہر کر پوچھا۔ جارج مٹھیاں بھینچے بیٹھا رہا۔ اس سے پہلے نینی کوئی جواب دیتی، جارج فوراً بولا، کہاں تھے تم؟ لہجے میں سرد پن تھا۔ نظریں سامنے رکھی میز پر جمائے اس نے اپنے دائیں جانب کھڑے ولیم سے پوچھا۔ ادھر ہی تھا۔ 3 لفظی جواب دے کر اس نے نینی کی جانب دیکھا۔ ابرو اٹھائے جارج کی جانب اشارہ کیا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ کھانا کھاؤ گے؟ نینی نے دو بدو کہتے بات بدلنا چاہی۔ آج جارج کے رنگ کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ نینی، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سادہ لہجے میں جواب دیتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اطراف میں رکھی مشعلیں جوزف پیلس میں چھائے اندھیرے کو کاٹنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس بار جارج نے سر اٹھا لیا۔ ولیم کے قدم رک گئے۔ کہاں تھے تم؟ اس کی آنکھیں ولیم کو جلا کر بھسم کرنا چاہتی تھیں۔ اوہ کم آن جارج، میں کوئی 7 سال کا بچہ ہوں جو… اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ جارج ایک جھٹکے سے اٹھا اور پھرتی سے اس کی جانب بڑھا اور اگلے ہی لمحے اس کا زوردار مکہ ولیم کے ناک پر پڑا تھا۔ ولیم لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ وہ حملے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ ہی اسے جارج سے ایسی توقع تھی۔ ولیم کو اپنا پورا چہرہ ٹوٹتا پھوٹتا محسوس ہوا۔ جارج کا مکہ اتنا زوردار تھا کہ ناک سے فوراً خون ابل پڑا تھا۔ گرتے ہی اس کی کوہنیاں نیچے لگیں۔ ایک کوہنی زمین پر جمائے اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے ناک کو چھوا۔ انگلی کی پوریں سرخ سیال سے بھر چکی تھیں۔ اس نے بے ساختہ جارج کو دیکھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ جارج! نہیں بیٹا! نینی تڑپ اٹھی۔ اپنی چھڑی کا سہارا لیتے انہوں نے اٹھنا چاہا، لیکن جیسے ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ اگلے ہی پل جارج اس کے اوپر جھکا، گریبان سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ بہت ہو گیا ولیم جوزف، بہت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا، یوں جیسے اندر کوئی آتش فشاں پھٹ گیا ہو۔ جارج کا یہ روپ ولیم نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ تمہاری آخری وارننگ ہے۔ جارج! بس کرو بیٹا، نینی نے بھرائی ہوئی آواز میں التجا کی۔ اپنی زندگی میں یہ دن دیکھنے کی انہوں نے توقع نہیں کی ہوگی۔ آس پاس رکھی مشعلیں پھڑپھڑانے لگیں۔ صوفے کے پار دیوار پر لگی مسٹر جوزف کی ڈریکولا جیسی پینٹنگ اس پل زمین پر گرے ولیم کو دیکھ کر استہزائیہ مسکرائی۔ مجھے مجبور مت کرو ولیم جوزف، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے ہاتھ پیر توڑ دوں گا۔
اس نے ایک جھٹکے سے ولیم کا گریبان چھوڑ دیا اور پھر اس کے اوپر سے پھلانگتا سیڑھیاں چڑھتے پورے اسرار محل کے کسی گوشے میں غائب ہو گیا۔ ولیم ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ ولیم، نینی بالآخر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ولیم نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر جیکٹ کے آستین سے بہتے ناک کو صاف کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ناک کے ساتھ ساتھ پورا چہرہ، یہاں تک کہ کھوپڑی تک میں جلن پھیل گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں نینی۔ وہ گلے میں اٹکے آنسوؤں کا گلا گھونٹتا نینی کی جانب بڑھا۔ ولیم، میرے بچے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نینی اس کے سینے سے لگ گئی۔ ولیم نے دونوں بازو پھیلا کر انہیں تحفظ کا احساس دلایا۔ سیاہ فام نینی اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ سسک رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے نینی، آپ پریشان مت ہوں۔ حجاب میں لپٹے ان کے سر کو سہلاتے ولیم نے یقین دلانا چاہا۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نینی نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زخمی رو لیے کھڑا ولیم کچھ نہیں بول پایا۔ 5 سال کا تھا جب وہ پہلی بار ان کی آغوش میں آیا تھا۔ سب سے معصوم اور بے ضرر ولیم دیکھتے ہی دیکھتے کب اتنا بدل گیا تھا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ شش نینی، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے۔ وہ خود نینی کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے خود پر قابو پائے انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پوری شان سے سر اٹھائے کھڑے جوزف پیلس نے اس کی باتوں پر قہقہا لگایا۔ نینسی کی بے چین روح جیسے اوپری راہداریوں میں بھاگتی پھر رہی تھی۔ پہلے جیسے ہو جاؤ ولیم، پہلے جیسے ہو جاؤ۔ وہ اس کے قریب کھڑی التجائیں کر رہی تھی۔ پہلے جیسا کچھ نہیں ہو سکتا نینی۔ ولیم تو بالکل نہیں۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ ناک سے بہتے خون کی لکیر ہونٹوں کے کٹاؤ تک آ گئی۔ نینی نے اپنے حجاب کے پلو سے اس کا بہتا ناک صاف کیا۔ جوزف تمہیں یوں قبول نہیں کرے گا۔ اگر اسے ذرا بھی بھنک پڑی تم مسلمان ہو چکے ہو، وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ نینی نے ڈری سہمی آواز میں سرگوشی کی۔ ولیم نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ یعنی وہ جانتی تھی؟ ماں بن پل پا رہا تھا۔ وہ اس کی ذات میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو کیسے نہیں دیکھ سکتی تھی؟ مر کر دیکھ لیتے ہیں نا نینی۔ مسکرانے کی کوشش کرتے اس نے نینی کے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور پھر انہیں ہولے سے لبوں سے لگایا۔ بس آپ میرا ساتھ مت چھوڑیے گا۔ وہ انہیں مان سے دیکھ رہا تھا۔ کتھئی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ وہ بار بار آنکھیں جھپک کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگا۔ ولیم، میرے بچے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے گال کو چھوا۔ خدا تمہیں کامیاب ٹھہرائے، خدا تمہیں آباد رکھے۔ وہ اس کی پیشانی چومنا چاہتی تھی پر وہ دراز قد تھا۔ ولیم نے نیچے ہوتے سر جھکا دیا۔ نینی نے اس کی روشن پیشانی پر بوسہ دیا۔ بس اب بہت ہو گیا، چلیے آپ کے سونے کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ انہیں کندھے سے تھام کر ان کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نینی اپنا بھاری دل لیے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہر وقت انہیں ڈر لگا کرتا تھا کہ کسی بھی پل ولیم ان سے چھن جائے گا، وہ اسے نہیں دیکھ پائیں گی، اور آج کل وہ اسی خوف میں جی رہی تھیں۔ کمرے میں لا کر انہیں بستر میں لٹاتے ان کے کمرے کے پردے درست کرنے کے بعد وہ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر ایک گہرا سانس لیا۔ سینے کے مقام پر اتنی جلن تھی کہ اس سے سانس نہیں لیا گیا۔ اگلے ہی پل وہ کچن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ فریزر سے ٹھنڈا پانی نکال کر اس نے واش بیسن کے سامنے کھڑے ہوتے ناک میں ڈالا، دانت کھینچے۔ وہ ناک سے اٹھنے والی تکلیف کو برداشت کر رہا تھا۔ گہرا سانس لیتے وہ اسٹول کھینچ کر وہیں شیلف کے قریب بیٹھ گیا، پانی کی بوتل منہ سے لگائی اور گٹاگٹ پانی پینے لگا۔ بوتل شیلف پر رکھتے اس نے چاروں جانب دائرانہ نظر ڈالی۔ آنکھیں زخمی تھیں۔ اسے اپنے ارد گرد چاروں جانب قہقہے سنائی دینے لگے۔ اسی کچن میں سالوں پہلے وہ جارج، لیسا اور نینسی ادھم مچایا کرتے تھے۔ نینی کا کچن میں کام کرنا محال کر دیتے تھے۔ اسے چاروں جانب سب کا بچپن کھلکھلاتا دکھائی دیا۔ پھر رات ہو گئی، وہ سب غائب ہو گئے۔ ولیم اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ شیلف پر رکھی بوتل اس نے ابھی تک ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ گردن جھکائے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا اور اگلے ہی پل چڑ چڑ کی آواز کے ساتھ پانی کی بوتل کچومڑ بن گئی۔ مڑی ہوئی بوتل کو اس نے زمین پر دے مارا اور پھر اٹھ کر کچن سے باہر نکل گیا۔
अब वो सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था। आज इसे लग रहा था जैसे जोसेफ पैलेस इसका था ही नहीं। आज इसे सब कुछ अजनबी लग रहा था। कमरे में आकर इसने दरवाज़ा लॉक किया और जूते उतार कर फेंकता ड्रेसिंग रूम में घुस गया। जोसेफ पैलेस पुराना था। हर कमरे में वॉक इन क्लोजेट के बजाय पूरे पूरे ड्रेसिंग रूम बने थे। कुछ देर बाद वो अपना कैमरा उठाए वापस आया। खिड़की के करीब रखे सोफे पर बैठकर इसने कैमरा ऑन किया। इसका अंगूठा तेज़ी से बटन दबा रहा था। चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, खौफ था, पता नहीं क्या कुछ था। फिर इसकी उंगलियां ठहर गईं। कत्थई आंखों की बेचैनी में कमी आ गई और जलती आंखों का तासुर नरम पड़ गया। इसके सामने ही स्क्रीन पर वो फजर के साथ एक छाती के नीचे खड़ा था। वो लड़की जो तुम्हारी मनकूहा है, वो तुम्हारा एक हिस्सा है। ईसा मामू के अल्फाज समाज से टकराए तो वो लब भींचे मुस्कुरा दिया। हाय फजर। इतने महीनों में इसने पहली बार दिल से फजर का नाम लिया था, वरना अब तक वो इसे कर्ज लगती थी जो इससे इसका सब कुछ छीन रही थी। और फिर ठीक ही तो कहा था नील ने, वो लड़की इसकी मौत थी, मौत। थूक निगलकर हलक साफ किया। फटा हुआ होंठ और टूटा हुआ नाक दोनों दर्द कर रहे थे, पर दिल का दर्द ज़्यादा था जो आज जॉर्ज ने दिया था। सोफे से उतरकर नीचे बैठते इसने गर्दन सोफे पर गिरा दी। कमरे में हल्की रोशनी थी, खिड़की से पर्दे हटे हुए थे और बाहर से आसमान सितारों से चमक रहा था। वो मज़ीद कुछ न बोल पाया। सफ़ेद जोड़े वाली लड़की आज बहुत ही अपनी अपनी सी लग रही थी। दिल में एक अजीब सी अपनायत भर गई। जोसेफ पैलेस की दीवारें और एडिनबरा की ज़मीन मुझ पर तंग पड़ने लगी है। अगर तुम्हारे पास पाकिस्तान आ जाऊं तो तुम धुतकारोगी तो नहीं? वो खौफज़दा सा यूं कह रहा था जैसे वो वाकई से सुन रही हो। मैं जल्द आऊँगा, मुझे याद रखना। बटन दबा दे। अब वो मज़ीद पीछे जा रहा था और इसका अंगूठा एक बार फिर से रुक गया। रेस्टोरेंट की वीडियो खुद ब खुद चल पड़ी। फजर अरसल फजर अरसल का हाथ पकड़े खड़ी थी। वो इसे रोक रही थी। वो रो रही थी। विलियम के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। दिल पर किसी ने छुरी फेर दी। पता नहीं क्यों तकलीफ बढ़ने लगी। ज़रा सी देर पहले वाला सुकून गारत हो गया। वो उर्दू सीख रहा था। इसके चंद एक अल्फाज समझ आए। पहलू बदल कर इसने कैमरा सोफे पर फेंक दिया। सीने की जलन फिर से बढ़ गई। वो किसी और से मोहब्बत करती थी। वो किसी और के लिए रो रही थी। विलियम का दिल चटकने लगा। इस शादी की कोई हकीकत नहीं है। फजर के अल्फाज इसकी समाज से टकराए तो वो इस्तेज़ाई हंस दिया। वो इसकी मनकूहा थी, पर क्या वो इसकी थी? दिल क्यों जल रहा था? दिल के साथ साथ पूरा जिस्म जलने लगा। वो ज़मीन पर बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी और इसकी सिसकियाँ विलियम का अंदर जलाने लगी। इसने मुंह भींचकर खुद को रोने से रोका। सीधा साधा सीधा साधा रग्बी प्लेयर, एक ट्रैवलर, एक फील्ड रिकॉर्डर, जाने कहाँ फंस गया था। ये दिली जज्बातियत और प्यार मोहब्बत के एहसासात इसके बस का काम नहीं थे। फिर क्यों इसे इतनी तकलीफ़ हो रही थी? तुमने मेरे साथ बुरा किया है फजर। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो यूँ बुड़बुड़ाया जैसे वो सुन रही हो। मैंने खुद के साथ बुरा किया है। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। गर्दन सोफे से टिकाते इसने निगाहें छत पर जमा थीं। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बुरा किया। हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। बिलाखिर इसे एहसास हो ही गया था। जोसेफ पैलेस पर उतरी रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही और अंदर विलियम जोसेफ अपनी लगाई आग में खुद ही जलता रहा।